नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। रविवार का दिन और 1:30 का समय हम फिर आपके साथ हाजिर हैं बिहार डेज की बातों को लेकर, जो उन भूली बिसरी यादों को लेकर जो कभी आपने बिहार में, बिहार के किसी शहर में, बिहार के किसी गांव में आपने बिताए थे बचपन में। आज भले ही आप बिहार से दूर महानगरों में तमाम सुख सुविधाओं के बीच ऐसो आराम से रह रहे होंगे, लेकिन बिहार के गांव में भले भी आपको कुछ दिक्कत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन वो आज की सुख सुविधाओं से कहते हैं लाखों गुना ज्यादा आनंददायक था। तो इन्हीं चीजों को याद दिलाने के लिए हम हर रविवार 1:30 आपके पास, आपके साथ आते हैं सिद्धार्थ सर के साथ, सिद्धार्थ मिश्रा सर के साथ। सिद्धार्थ सर के हम फिर से हम आभारी हैं, बार बार हम इनको धन्यवाद देते हैं कि कम से कम ये हर रविवार को समय निकाल लेते हैं और आपको उन यादों में खींचने के लिए, उन यादों में आपको वापस ले जाने के लिए जिनको आप छोड़कर आज कहीं और है। वो गाना है ना, छोड़ आए हम वो गलियां। चंदन, एक बात थोड़ा बताबो हम कि हमरो बड़ी आनंद आ रहा है। अच्छा। हमको भी बहुत आनंद आ रहा है और हम आई एम समहाउ ट्रैवलिंग बैक इन टाइम मशीन जी। हाँ, और मैं वापस वहां पहुंच जा रहा हूं और उन चीज़ों को याद करके बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो जब आप याद करते हैं महादेव घाट का जो है बिल्कुल, और ये शहर में तो आदमी देखिए सुबह सुबह निकलता है, शाम को लौटता है और उसके बाद आदमी का शरीर इतना चकनाचूर हो चुका होता है कि कुछ सोचने की, कुछ याद करने की, कोई बातचीत करने की, कुछ वो जो देखिए गप आदमी कब मारता है जब शरीर से भी ठीक हो, दिमाग से भी ठीक हो। जब वो ही नहीं होता तो जो आप जो मुझसे गप मार रहे हैं पिछले 2-3 सप्ताह से जो गप मार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी एक अच्छा संचार हो रहा है, एक फील गुड फैक्टर जो है सो आ रहा है। और मुझे लगता है कि जो हमारे पाठक लोग हैं, खास करके जो प्रवासी बिहारी लोग हैं, प्रवासी भागलपुरी लोग हैं, जो प्रवासी छोड़ आए वो गलियां वाले लोग जो है, उनको कहीं ना कहीं जरूर आनंद आ रहा होगा हम लोग की बातों को सुनकर। बिल्कुल आनंद आया, जिस तरह के रिएक्शंस मिल रहे, जिस तरह के लोग उसको व्यूज पे हम देखते हैं, जिस तरह से लोग कमेंट कर रहे हैं, फोन कर करके आपको लोग बताते हैं, हमें भी बताते हैं कि वो उनको लग रहा है कि भाई वो तो आपने वो याद दिला दिया। मैंने आपको झूलन की कहानी हो, मैंने आपको झूलन वाली कहानी के बारे में बताई थी कि एक चूंकि मैं मास कम्युनिकेशन की फील्ड का आदमी हूँ, तो ये डिजिटल क्रिएटर लोग हमारे, तो एक डिजिटल मार्केटिंग एक हमारे यहाँ प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं, तो उन्होंने झूलन वाला आपका देखा था ये जी, और उसका पढ़ने के बाद उनको और ज़्यादा जानकारी चाहिए थी झूलन के बारे में, तो वो गूगल पे गए और उनको पहला इन्फॉर्मेशन आपका वीडियो मिला। तो अब देखिए कि आप एक तरह से एक नॉलेज बैंक भी क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब था कि झूलन पर और कोई सामग्री उपलब्ध उस समय नहीं था, या उस समय लेटेस्ट में यही था और उसको सामग्री उन्होंने भी देखा, उन्होंने मुझे ये बात समझाया मैंने सोचा आपसे मैं शेयर करूंगा कि हम लोग एक सामग्री भी क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल और खास करके आज की जनरेशन के लिए, जो कि किताब तो कम ही पढ़ती है और देखने सुनने में ज्यादा विश्वास रखती है। और आज की जनरेशन जो हम लोग बात कर रहे हैं सर, वो तो कभी वो लोग देख पाए, अब तो नहीं देख पाएंगे। बिल्कुल, और बस यही बात, और हम लोगों ने उसको एक तरह से स्वरबद्ध करके प्रिजर्व कर दिया हम लोगों ने। आप जो है कि जो आपके बाप दादा जो उन दिन को जिया है, उन कठिनाइयों को झेला है, उन कठिनाइयों को झेलते हुए आज देश के बड़े बड़े महानगरों में अच्छी जगह पे होंगे। हालांकि सबने कठिनाई को नहीं झेला, सिद्धार्थ सर ने कभी कठिनाई को नहीं झेला। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप गलत बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर मैं आपके तो एसडीएम है। नहीं, तो एसडीएम नहीं हमारे पिता, लेकिन पिताजी हमारे बड़े डिसिप्लिनरियन आदमी थे। एक तय पॉकेट मनी मिलती थी, तो दिल्ली में वो 17 रुपए के बस पास से डीटीसी बसों में मैंने ट्रैवल किया है और स्कूटर पे शुरू किया जिंदगी को। पहले टीटीसी बस था, फिर उसका सेकंड हैंड एक मोटरसाइकिल थी। अच्छा। और सेकंड हैंड मोटरसाइकिल के बाद जब मेरी शादी हुई तो मैं पिताजी एक स्कूटर खरीद के दिए। दहेज में सर क्या मिला? दहेज में नहीं मिला था मुझे स्कूटर, मैंने पिताजी हमारे फिर उसी प्रकार के थे, डिसिप्लिनरियन थे। उन्होंने मुझे स्कूटर खरीद के दिया, कहा कि जो है सो तुम इस पर लेकर, तो वेस्पा एलएमएल वेस्पा, और वो हमारे पास स्कूटर था। और फिर उसके बाद एक सेकंड हैंड मारुति, फिर एक सेकंड हैंड जेन, फिर एक सेकंड हैंड आर्मडा। अच्छा। फिर उसके बाद मुझे फर्स्ट हैंड गाड़ी मैंने 2092 से मैं ये कर रहा था अपनी नौकरी। हाँ, और 2007 में मैंने फर्स्ट हैंड गाड़ी खरीदी, सफारी, टाटा सफारी। अच्छा, अपनी। और हाँ, और भगवान का, प्रभु का ये रहा कि एसयूवी पे चलने का मुझे शौक था और वो अभी तक वो शौक
अब तो भागलपुरियों का, बिहारियों का तो हाँ शौक ही हाँ, ये होता तो है। गाड़ी और में। कुछ रहे ना रहे, भौकाल जरूर है। अरे, गाड़ी तो रहे भाई। तो इस चर्चा को आज हम तो देखिए, अब इस तरह से हम रोज जुड़ते ही हैं आपसे, हर इतवार को हम बात करते ही हैं। तो ये तो झांकी, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी हम और चीज पे चर्चा करेंगे, बहुत कुछ आएगा चर्चा में हमारे। हम लोग तो पितृपक्ष पे आते हैं चंदन जी जी, वही जिसके लिए करेंगे। हम- आज जो समय है, आज पितृपक्ष का समय चल रहा है, और ऐसा समय होता है जब हम अपने पितरों को याद करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं। देखिए, लोग कहते हैं कि ये समय जो है थोड़ा मतलब अच्छे कार्यों के लिए ठीक नहीं माना जाता, लेकिन हमारा मानना होता है कि ये चूंकि पूरा त्योहार का सीजन शुरू हो जाता है, अभी जैसे गणेश पूजा चल रहा था 10 दिन, फिर अब नवरात्रि चल जाएगा, इस तरह से दीपावली होगा, छठ होगा, तो यानी कि पूरा पूजा का समय है। तो मेरा ये मानना है कि उस समय तो हम, जब हम इतने त्योहार के माहौल में रहते हैं, खुशी के माहौल में रहते हैं, जश्न के माहौल में रहते हैं, तो हम अपने पितरों को कैसे भूल जाएं। तो शायद हो सकता है इसलिए बीच में जो है ये पितृपक्ष भी रहा हो, ताकि आप अपने खुशी में उनको भी शामिल कर पाए, भले वो आज आपके साथ शारीरिक रूप से मौजूद हो या ना हो। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, चूंकि हमारी जो ये पूरी चर्चा है वो सिद्धार्थ मिश्रा सर के किताब पे बोरिंग रोड के बाराती के कहानी पर ही चलती है। तो उसमें एक कहानी है, एक ब्रह्म भोज के बारे में भी है ना, ब्रह्म भोज, ब्राह्मण भोज। तो अब सर सिद्धार्थ मिश्रा सर हैं, अब सर खुद है, सर ब्राह्मण भोज की ब्रह्म भोज? देखिए, अब ये तो कोई संविधान में अंकित शब्द तो है नहीं, और हमारे यहाँ कोई जो स्क्रिप्चर्स भी हैं, स्क्रिप्चर्स के अलग अलग डेफिनेशंस हैं, हर एक पंडित अपनी तरह से करता है। हाँ। तो लेकिन जो ब्रह्म भोज है, हम वो श्राद्ध में जो 12वें तारीख को श्राद्ध में, अंतिम दिन जो होता है, 12वें उस दिन हम ब्राह्मणों का भोज कराते हैं। पहले ब्राह्मणों को उनको खिलाते हैं, उनको श्राद्ध के बाद कंटाहा ब्राह्मण नहीं, वो पहले, वो तो 11 तारीख को हो जाता अच्छा, है, वो घाट पर हो जाता है, और 12 तारीख को फिर 16 ब्राह्मण, 18 ब्राह्मण हर एक को। सर, लेकिन कंटाहा ब्राह्मण पता है कुछ? बड़ा कहते हैं ब्राह्मण के नखरे होते हैं एकदम, तन गए कि नहीं भाई हमको ये चाहिए। मेरा तो जो एक्सपीरियंस रहा, मैं सही अर्थों में बताऊं, मैंने भी ये कही सुनी बातें, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मेरे पिताजी का भी मैंने क्रियाक्रम मैंने किया, मेरी माता जी का भी किया, पिताजी का क्रियाक्रम पटना में किया। तो वहां भी जो मुझे व्यक्ति मिला, बहुत ही सुशिक्षित। अच्छा, मतलब जो कंटाहा ब्राह्मण जी, बहुत ही सुशिक्षित, और वो एक अच्छे, मतलब कि किसी मार्केटिंग कंपनी में कार्य करता था। अच्छा, कार्य करते? जी। और उसके मार्फत ऐसा हुआ कि जो लोग कहते हैं कि पितर उनके मार्फत खाते हैं, उनके मार्फत लेते हैं, वो नहीं खाते हैं, वो आपके उनके जरिए पितर आपके खाते हैं। तो अब वो 2 दिन आते हैं, एक दिन जी दशहरा जिस दिन आपका बाल उतरता है, नक केस जो बोलते हैं, हाँ, और 11वीं तारीख को जब वो भोजन करते हैं 11वें। तो देखिए, कुछ ऐसा हुआ, मैं आपको बताऊं, ये आपके सही घटना है, सच्ची घटना है जी, कि मेरे पिताजी के जब दिल्ली में उनका देहांत हुआ था, और जब देहांत की इस पे थे, तो मैं अकेला था, नवयुवक था, 40 साल उम्र थी, कुछ देखा नहीं था। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो तो अस्पताल के ड्रेस में अस्पताल में है, तो यहाँ से उनको कैसे ले जाएंगे। तो मैं एक कुर्ता पजामा खरीद करके ले आया था। अच्छा। और रखा था उसको कि उसमें, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो फिर जैसे अड़ोस पड़ोस के लोग आए और उन्होंने बताया कि नहीं, वो तो कपड़े में लपेट करके और फिर सब करा करके, तो फिर वो जो अपने जो रामनामी होता है, और जो मतलब उनके कफन जिस का तरह से कपड़ा ले जाते हैं अंतिम, वो सब यात्रा में, वो कुर्ता पजामा का सेट वैसे ही रह गया मेरे। फिर हम लोग श्राद्ध करने पटना चले गए, क्योंकि हम पटना के निवासी थे, पटना चले गए, सारा परिवार पटना में था। तो हम लोग पटना चले गए, तो वहाँ पे जो इंजीनियरिंग कॉलेज का घाट है, वहाँ पर उनका वो कर्म, तो दाह संस्कार तो यहाँ दिल्ली में ही हो गया था। अच्छा, तो बाद में मतलब दाह संस्कार करके वहाँ के श्राद्ध क्रम के लिए हम लोग वहाँ चले। दाह संस्कार दिल्ली में ही, यहाँ पर जो निगमबोध घाट है, वहाँ पे हुआ। तो जिस दिन केश उतरा उनका, तो हमारे मामा, हमारे चाचा हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि पंडित से पूछो इनको क्या चाहिए। केस उतरा मतलब 10वीं के नख बाल के, हाँ, नख बाल के। तो हमने पंडित से पूछा कि भाई क्या चाहिए ये वो। तो पंडित जी ने कहा कि देखिए, बहुत अच्छा व्यक्ति था वो, बड़ा पढ़ा लिखा, मैंने अच्छा पत्रकार का जो एक ये होता है कि भाई ऐसे आप क्या करते हो। तो बताया, मैं तो एक मार्केटिंग कंपनी में काम करता हूँ, सहारा या किसी में मार्केटिंग में काम करता था, या चेन मार्केटिंग कंपनी में किसी में काम करता था, और प्लस ये भी काम
कर लेता हूँ। कहता है ये काम तो मैं परोपकार का काम करता हूँ कि मैं मतलब उनके यहाँ आपके पितर और जो उनके जीवित हैं संपर्क सेतु उनका का संपर्क सेतु का काम करता हूँ। तो फिर मैंने पंडित जी को कहा, पंडित जी आपको क्या चाहिए, मतलब कि कुछ आप मांगिए हमसे कुछ। तो एंड दिस आप ही ने कहा उल्टे जी कि हाँ मांगे। हाँ। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं देख रहे हैं, अच्छा वो 30 साल 32 साल का लड़का रहा होगा वो। तो उसने मुझसे कहा कि देखिए ऐसा है कि मैं जो है सो धोती कुर्ता मत दीजिएगा हमको, कहाँ पहन करके जाएंगे, अगर कुर्ता पजामा हो तो बहुत अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगा कि वो जो कुर्ता पजामा का सेट मैंने मेरे पिताजी के लिए खरीदा था, वो उसके मार्फत मुझसे मांग रहे और हैं। मतलब आप ये देखिए कितनी मतलब सही घटना है, जो कहते हैं ना कि पूर्वजों, यानी कि आप देखिए लाए तो थे पिताजी के लिए हाँ है, और ये जो कंटाहा ब्राह्मण या जो ब्रह्म भोज है उसके पीछे मतलब मान्यता यही होती है कि हम उनको नहीं खिलाते हैं। ये तो बाद में बहुत कुछ हो गया कि भाई वो खाते आगे, हम उनको नहीं खिलाते, हम उनके जरिए अपने पितरों को खिलाते हैं जो अब नहीं रहे दुनिया में, यही है ना सर जी। और आप देखिए कि जिस तरह से इन्होंने कुर्ता पजामा लाए थे अपने पिताजी के लिए, पिताजी नहीं रहे, अब उनके मन में तो रह गया कि कुर्ता पजामा तो पिताजी का एक होता है, हर किसी के मन में, आप भी समझ सकते हैं, हम क्या बताएं। संयोग देखिए कि वो जो आए थे उनके लिए, मतलब जो कंटाहा ब्राह्मण जो खाने के लिए आए थे, भोज है जिसको कि हम सोच रहे थे कि वो खाएंगे, जो हल्दी डालते हैं तो आपका शुद्ध होता है, जो मतलब वो पिता ने, आप ये जी सोचते ना कि वो हमारे पिताजी खा रहे हैं, वो नहीं खा जी रहे। हाँ। और उन्होंने खुद कह दिया कि मुझे धोती कुर्ता मत दीजिएगा, देना होगा तो कुर्ता पजामा दीजिएगा। यानी कि सोचिए कहीं ना कहीं ये प्रकृति की जो है रची हुई मतलब ये कहानी थी कि सिद्धार्थ मिश्रा सर ने धोती कुर्ता पजामा अपने पिताजी के लिए लाया था, और वो आदमी जो आया हुआ था, जो ब्राह्मण कंटाहा ब्राह्मण जो खाना खाने आया था, भोज खाने, वो यही मान्यता है कि वो उनके लिए खाने आया था जो अब इस दुनिया में नहीं है। और देखिए वो कुछ और भी मांग सकते थे, ऐसा तो नहीं था कि वो शर्ट पैंट मांग लेते, भाई युवा था तो वो शर्ट पैंट मांगता, शर्ट पैंट मांग सकता था, लेकिन उसने क्या मांगा, कुर्ता पजामा, जो आपने उनके लिए रखा था। ये प्रकृति की कुछ भगवान मतलब कहते कुछ है ऐसा। और देखिए मैं तो मैं अखबार में 30 साल नौकरी की, और जो है सो अब ये अध्यापन का कार्य है, सब कुछ छुट्टी बहुत कम लेता हूँ मैं, आप जानते हैं इस बात। जी। लेकिन जो मेरे पिताजी की तिथि है इंदिरा एकादशी, जो कि 28 सितंबर को इस साल थी होगा, हाँ 28 सितंबर को, तो हमने हर एक साल मैंने अब पिताजी को बचपन में तर्पण करते हुए देखता था, बाबा के लिए करते थे, करते थे अपना जो है सो। तो एक कनेक्टिविटी, कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी, एक ये तो हुआ ऐसा कि 2005 में देहांत हुआ उनका, 2006 में 2005 में तर्पण नहीं हुआ, 2006 में तर्पण नहीं हुआ क्योंकि बरसी थी उनकी, 2007 से उनका तर्पण शुरू हुआ। तर्पण शुरू मतलब एक तो मतलब उस तिथि के दिन, अच्छा उस दिन पितृपक्ष के दिन आप जो जल देते हैं घर में, एक जो गया वाला वो तो आखिर में पिंड बैठाने जाते हैं ना, अच्छा वो बाद, हाँ ये तो घर में तर्पण देता है। और देखिए कैसे ये शुरुआत हुई, मुझ में कैसे करने की इच्छा हुई कि मैं गाड़ी में, हम लोग चलते हैं तो गाड़ी में रेडियो बजता है, खासकर पत्रकार न्यूज सुनते हुए जाता है, आगे उस समय तो फोन था नहीं कि उसमें, लेकिन रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, तो उसमें बीच बीच में अच्छे अच्छे कार्यक्रम आते हैं, मतलब कि जो भी सामयिक कार्यक्रम जो कहते हैं, समय सामयिक कार्यक्रम, वो पितृपक्ष के ऊपर एक कार्यक्रम आ रहा था और उसको मैं सुनने लगा। तो उसने कार्यक्रम में महिला ने बताया कि ऐसा माना जाता है कि जो है सो जो 5 खाना निकालते हैं हम, चींटी, गाय, ये वो और कौवा, और लोग कहते हैं कौवा जो है सो वो पितृ का रूप होता है और वो आकर के वो भोजन लेकर के जाता है। तो खैर ये बात वगैरह हुई, और उसके बाद हमने उस साल ये किया, और लोग कहते हैं उसमें सारी बातें उसी में बता रहे थे रेडियो कार्यक्रम में। आप तो जानते हैं बिहार में लोग रेडियो, बहुत सुंदर रेडियो कार्यक्रम खूब अच्छे होते, हाँ। तो उसमें सारा बताया कि उनके मनपसंद का भोजन बनाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, और उसी का भोग लगाइए। तो हमने घर पे, हमारी पत्नी ने खूब अच्छा भोजन बनाया, और हम मल्टी स्टोरी में रहते हैं जहाँ बैठे हैं, कहाँ कौवा कहाँ ये लेकिन उस तिथि को जब हम पूजा करने बैठे हैं, तो फ्लैट की खिड़की पे एक कौवा बैठ करके, अच्छा आया और आवाज लगाना शुरू किया उसने।
अच्छा। और जब तक उसको भोग नहीं दे दिया गया तब तक वो नहीं गया। और वो 2007 और ये 2024 अच्छा, हर उस दिन जो है सुना कर करता हूँ आते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि मेरे पितर आते हैं और मुझसे लेकर के जाते हैं। तो इससे शुभ घड़ी, इससे शुभ दिन क्या हो सकता है बताइए भाई। कि जब आपके पितर से आपका मिलन हो रहा हो तो इससे शुभ दिन से हुआ। और फिर मैंने इसके बारे में कुछ और भी जानकारी ली कि भाई तो कहीं वो स्पीकिंग ट्री करके एक कॉलम आता है टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसमें पढ़ा। अखबार सिर्फ खबर के लिए मत पढ़िए, अखबार सिर्फ किसने मारा, किसने काटा, किसने बलात्कार किया, इसके लिए अखबार में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपकी होती है, किसने सरकार बनाया उसके बारे में पढ़िए। तो उसमें मैंने पढ़ा स्पीकिंग ट्री में कि जब कर्ण, दानवीर कर्ण जी, वो तो हमारे अंग की पहचान है, दानवीर कर्ण, हाँ, अंगराज जब वो गए मृत्यु के प्राप्ति पर ऊपर गए और उन्होंने जब पानी मांगा तो उनको चांदी दिया गया, और जब सोना मांगा तो उनको, और जब खाना मांगा तो उनको सोना दिया गया। अच्छा। तो भगवान से कहे कि मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों, मैंने तो बहुत दानवीर रहा हूं, मैं तो दानवान में बहुत कर। तो भगवान ने ये कहा कि तुमने सिर्फ सोना चांदी दिया। जीवन के लिए जो जरूरी चीजें हैं, क्या है जीवन के जरूरी? पानी, हवा, अन्न। तो ये तो आप पंडित जी को देने को, आप इसके अलावा जो चीज आप दे दें, आपकी मन की इच्छा है, आपकी मन की श्रद्धा है। लेकिन तर्पण का जो पूरा ये है, आप उसमें जौ, तिल, मतलब आप चावल चीज देते हैं जो जीवन के लिए जरूरी है, जो आदमी अगर और जल, जिंदा जीवित रहता है तो शायद वही, उसे आप तर्पण करते हैं। तो वही कहा गया, और उनको कहा गया कि वापस भेजा गया कि आप अपने पितरों का तर्पण करके आइए। फिर वो, और तब से लोग कहते हैं कि ये पितृपक्ष की परंपरा चली है। हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरा सोर्स नहीं सर, फिर तो जो है हम इसको ये माने ना कि हम जिस जगह के, जिस इलाके के नाम पे ये चैनल है अंगवानी, अंगराज कर्ण, यानी कि पितृपक्ष शुरू करने का बिल्कुल उनकी शुरुआत अंगराज कर्ण से है। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया का अगर स्पीकिंग ट्री में ये बात छपी थी तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक रिसर्च रहा होगा। तो मतलब देखिए, अंग प्रदेश मतलब भले ही आज पिछड़ा हो, वहाँ पे उस तरह की चीजें ना हो, लेकिन हर चीज, चाहे आप मैंने बताया पहले कि कैसे राम जी के लिए वहाँ पे एक क्या कहते हैं उसको, अनुष्ठान किया गया, तब जाके राम जी का जन्म हुआ। तो हर जगह रामायण, महाभारत, हर चीज से जुड़ा हुआ। पितृपक्ष की भी शुरुआत अंगराज कर्ण से ही हुई थी, जैसा कि सर बता रहे हैं। स्पीकिंग ट्री जो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत माना हुआ कॉलम है, इसलिए उस पर भरोसा कर सकते हैं उस बात पे। तो इसमें हम आपको किन्हीं पंडित जी या जो एक्सपर्ट हैं उनसे बात और भी कर लेंगे जी, लेकिन अभी हम ये मान के चले। तो आप बताइए तो फिर मैंने उसको पढ़ा। तो उसके बाद से फिर मैंने ये ठाना कि जो आदमी दान करता है, मेरा ये मानना है, मेरे लोगों के मानना कुछ और कि भाई मैं उस व्यक्ति को पर्याप्त अनाज दूं, पानी दूं, दिनचर्या के सम्मान दूं, ठीक है ना। सोना चांदी पैसा तो मतलब कि या तो उसके पास होगा या कमा होगा या कर लेगा, लेकिन जो उसकी दिनचर्या की जो चीजें हैं उसको दूं। क्योंकि मेरा पितर जो है, अगर वो ग्रहण करेगा, वो हमारा पितर तो वो तो जो ग्रहण, सोना तो ग्रहण करेगा नहीं, वो तो भाई जो खाना तो है, ये सोच करके हम करते हैं। और मैं आपको बताऊं, और मैंने एक उसका ये बना रखा है कि मैं यहाँ तर्पण करता हूँ, मल्टी स्टोरेज में 4वीं मंजिल पर रहता हूँ, तो उसके जल को इकट्ठा करता हूँ। मतलब इकट्ठा करते एक जगह बाल्टी में, जैसे आपको बिहार में दूध वाला बाल्टी जो होता है, तो अल्युमिनियम का बाल्टी। कहाँ से? नहीं, वो जो तर्पण गंगा जी का जल लाते हैं। अच्छा। वो उसको तर्पण करते हैं। तो आप पानी कहाँ से लाते हैं? यहाँ तो गंगा जल हमारे पास, हम वो जो सप्लाई पे गंगा जल, नहीं तो सप्लाई वाला गंगा जल में हम हरिद्वार का लावा गंगा जल मिलाते हैं। उसमें मिला के, और उससे हम तर्पण करते हैं और उसको फिर इकट्ठा करते हैं। और यहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर गंग नहर पे जाकर के उस जल को, और उसके अंदर जितना तिल है, चावल है, जौ है, सब जो है, ये सब करते हैं हर साल। हाँ, हर एक साल में जाकर के वहां पर करता हूँ। अच्छा। उनको वहां पर उसमें मिला देते हैं, पानी को उसमें जाकर के अर्पित कर देते हैं। और फिर ये मेरा इतने साल से चल रहा है। और फिर वहां से बाल्टी भर के हम पानी का लाते हैं, जो यहाँ पर बड़गाछ है सोसाइटी में हमारे, उसमें ला करके हम डाल देते हैं। हमसे ये होता है कि हमारा पितर से हमारा मिलन हो गया।
ये अपनी अपनी सोच है। बिल्कुल। देखिए अपनी पितर श्रद्धा और से अपनी मेरा सोच मेरा है। कहने का ये है, पितृपक्ष में बात चली तो मेरा कहने का ये है कि आपके जो पितर हैं, जो हमारे यहाँ जो एक जो धर्म की जो व्याख्या की जाती है उसमें बहुत डराने का, ये पितर नाराज हो जाएगा। अरे कभी पितर कभी आपसे नाराज हो सकता हो है? ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता आपसे नाराज। और मैं आपको बताऊं कि मेरे लाइफ का ये एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने जब भी मैं बहुत जुड़ा हुआ था अपने फादर से, और उनके जाने के बाद मैं जब भी मतलब कि कहीं पर जाता हूँ, कुछ कार्य में जाता हूँ, उनको याद करता हूँ, उनकी कुछ निशानी, एक उनके चमटी घड़ी है वो पहन के चला गया, अपना कलम लेके चला गया, मेरा कार्य सिद्धि होता है। तो ये तो पितर से आप जुड़िए, किस मन से जुड़िए, कैसे जुड़िए, ये तो आप पे है। और अब देखिए जैसे कि कई आदमी का डेस्टिनी की जो बात होती है, सारी जिंदगी भागलपुर में नौकरी, उसके बाद पटना आकर के बस गए, देहांत के समय दिल्ली आ गए, ठीक है, अपने बीमारी का इलाज कराने आए हुआ है। उस समय मैं पत्रकारिता के बिल्कुल जो कहते हैं पीक पे, चरम पे, शिखर पे था। तो जब उनका देहांत हुआ तो हम लोग वहाँ गए निगम बोध घाट। तो शीला दीक्षित का जमाना था और निगम बोध घाट का उस समय बहुत ही अच्छा, उन्होंने शीला जी ने दिल्ली में बहुत कार्य योजन किए, और निगम बोध घाट को भी उन्होंने पूरा वहाँ गंगा जल और ये वो साफ सफाई सब करा करके बहुत ही सुव्यवस्था कर दी थी। तो वहाँ हम गए और ये बात चर्चा में आ गई कि भाई जो है सो इनके पिताजी नहीं रहे। वो मिसेस दीक्षित आ गई घाट पे, खुद मुख्यमंत्री आ गए। अब मुख्यमंत्री आ जाएगा तो पूरा उनका पॉलिटिकल पार्टी। और आप देखिए, आपको हम बोले ना कि आपने उतनी दिक्कत नहीं से, आपका खुद ही नहीं, ये मेरी मेहनत थी चंदन जी, ये मेरी मेहनत थी चंदन जी, ये मेरी मेहनत थी। ऐसा बात नहीं था, मैंने मेहनत करके वो यश कमाया था, वरना मेरे पिताजी मुख्यमंत्री तो वो भी दिल्ली का, और वो घाट पे 2-3 घंटे रही, और 2-3 घंटे रही। हाँ, और वो पूरा करके गई। उसके बाद फिर जब यहाँ का तो सिस्टम ये था कि भाई अब यहाँ, सर इससे आप देखिए एक चीज ये भी है, मतलब ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत एक लाइन में मैं बात पूरी कर लूँ फिर बात। हाँ सर बताइए। तो उस यहाँ पर तरीका ये होता है कि ये जो हम लोग तो गंगा जी किनारे जलाते हैं और उसको गंगा जी में बहा देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो उसको वहाँ अस्थि पे छोड़ दिया था, अगले दिन आकर के फिर फूल चुनना कहते हैं उसको, कलेक्ट करते हैं, फिर कुछ लेकर के जमुना में बहा देते हैं, कुछ लोग लेकर के हरिद्वार जाते हैं। तो मुझे किसी ने बताया यहाँ पर कि यहाँ गढ़मुक्तेश्वर करके जगह है, गंगा वहां पर, हाँ गंगा वहां बहती है, और मुक्तेश्वर महादेव, और वहां पर और मुक्तेश्वर महादेव में ये कहा जाता है कि पांडवों को मुक्ति वहीं पर मिली, तो कर्ण भी वहीं पे जो है। तो मैं जो है सो उनको उनके अस्थियों को लेकर के वहां गया। तो मैं यही सोचता हूँ कभी कभी, देखो कहीं उनके कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे कि उनकी आखिरी यात्रा में इतनी बड़ी नेता, उसके साथ इतने लोग जब रहे इतना, और फिर वहाँ पर वो हुआ, और फिर जो उनका जो श्राद्ध कर्म था उसमें हुआ। तो मुझे हमेशा ये एक मेरी मान्यता है कि जो है सो मैं मानता हूँ, और मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलता है इस बात से कि इनफैक्ट मैं नए जनरेशन को भी ये बात कहना चाहता हूँ कि अपने पेरेंट्स के साथ, आज के ज़माने में जो नया जनरेशन जो है, कहीं ना कहीं हर एक जनरेशन की ये बात रही होगी, मतलब कि लेकिन एक पेरेंट्स की तरफ कमिटमेंट हमेशा होना चाहिए। अगर दुनिया में आपका कोई आखिरी वेलविशर है तो वो आपके पेरेंट्स हैं, और उनके साथ ये सिर्फ इस जन्म का ही रिश्ता नहीं होता है, उसके बाद उनमें चले जाते हैं, उसके बाद भी उनकी गुड विशेस, उनकी बेस्ट विशेस आपके साथ रहते हैं हमेशा। और ये जो पितृपक्ष में जो हम लोग जो तर्पण करते हैं, जो हम लोग, और ये सभी धर्मों में है, वो शब बारात करते हैं, हाँ वो इस्लाम में जो शब बारात है उसमें याद करते हैं अपने। तो ये जो हमारे, तो हम जो उनसे एसोसिएट करें, जुड़ें, और बिल्कुल आत्मीयता से जुड़े, उनसे बात करें, वार्तालाप करें कि ये कहिए। और आपको
हो सकता है कि वो कोई जो आपके जो प्रश्न है, आपके जो मन में कोई द्वंद्व बात चल है, रहा है द्वंद या चलता है, किसी चीज उससे आप पास वार्तालाप, आंख बंद करके वार्तालाप करें और आपको उसका वो जवाब मिलेगा, शायद आपको कोई रास्ता सूझेगा, आपके रास्ता मन में वो सूझेगा, विचार मिलेगा। आएंगे। हाँ। ऐसा नहीं कि वो आएंगे आपको कहने सामने। कहने का हाँ, वो स्त्री टू हाँ, सिनेमा वाला कोई हाँ, या उस तरह का नहीं होगा, लेकिन जो है लेकिन आपके मन में वो आइडिया आ जाएगा कि इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो वो एक चीज जो सर, इसको हम कभी आगे बात करेंगे, लेकिन चूंकि ये बात हुई इसलिए देखिए, इससे कि राजनीति भी कितनी बदल गई है। आप जब पत्रकार थे ना, कि पत्रकार थे, मुख्यमंत्री आ गए तो हम खुश हो गए, लेकिन अब देखिए एक मुख्यमंत्री नहीं भी आ सकती थी, लेकिन वो कितना राजनेता जो है आम आदमी से कितना जुड़ा होता था। देखिए, मैंने एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि वो जुड़ा मैं 1984 से हिंदुस्तान की राजनीति को देख रहा हूँ, और पहला मैंने हिंदुस्तान की राजनीति 1984 में जो 84-85 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, और बिहार में भागलपुर में रहकर मैंने देखा था नाथनगर कॉन्स्टिट्यूंसी और टाउन सीट और ये जो सुल्तानगंज सीट और हाँ, कहलगांव वगैरह सीट जो था, और तब से मैं यहाँ की राजनीति को देख रहा हूँ। देखिए, वो जो मिसेस दीक्षित जैसा नेता बिरले ही पैदा होता है, जिस व्यक्ति के इतने सोशल कमिटमेंट्स, और आज के तारीख में आप भी दिल्ली में रहते हैं, 15 साल के बाद सब उन्हें याद करते हैं कि भाई वो जो सड़क बना गई उसी पे चल रहे हैं, वो जो ये कर गए। और वो जो कमिटमेंट होता है, और भी नेता लोग होंगे जिनके कमिटमेंट, इस सिलसिले में एक नेता का और नाम लेना चाहता हूँ, डॉक्टर सीपी ठाकुर। डॉक्टर सीपी ठाकुर मेरे पिताजी के सहपाठी थे मेडिकल कॉलेज में। अच्छा। और वो जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे देश के, तो एक बार पिताजी बीमार हुए थे तो अस्पताल में मिलने आए थे भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में। और दूसरी बार वो जब उनका देहांत, तो जब वो अस्पताल में भर्ती थे तो मतलब काफी गंभीर अवस्था थे, और वो तब वो स्वास्थ्य मंत्री नहीं थे। अच्छा। वो आए, लेकिन दिल्ली आए और मिलने आए, और मिलने के बाद उन्होंने कहा, डॉक्टर भी थे, डॉक्टर भी हैं, बहुत पहुंचे डॉक्टर डॉक्टर सीपी ठाकुर, तो उन्होंने कहा कि बेटा गोदान करो, पिताजी को विदा करो। तो ये जो बहुत आत्मबल दिया कि चलो इतना बड़ा डॉक्टर एक बात कर रहा है, तो जो आदमी देश में इसमें पेशोपेश में रहता से बाहर निकला। और उसके बाद भी जब वो उनके पटना में जब श्राद्ध हुआ तो आके उन्होंने कहा कि भाई तुम पितृऋण से तुम मुक्त हो गए। तो इस तरह के नेता, मेरी इन दो नेताओं से जो मुलाकात है, जो आत्मीयता है, इन लोगों के साथ मैंने क्लोजली काम भी किया, देखा भी, और ऐसा नहीं था कि मैंने कोई इन लोगों की मैंने जो गोदी पत्रकारिता की हो, वो भी नहीं मैंने इन लोगों के साथ कभी किया। नहीं, वो एक दौर, लेकिन एक दौर वो हमारे लिखने की, हमारी निष्पक्षता की, हमारे टैलेंट की वो नहीं, वो एक रिश्ता भी होता था सर, रिश्ता भी होता था, कोई विरोधी भी होता था ना, अगर आप उनके खिलाफ भी लिखते थे तो एक दौर था कि नेता और समझते थे। मतलब ये तो वो जो एक कबीरदास जी का था, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, उस तरह की सोच के लोग थे। ये नहीं कि भाई उसने लिख दिया तो पता नहीं क्या कर दे, उसको FIR कर दो, तो उस पर ये कर दो। तो ये तो एक बिल्कुल अलग चर्चा है, लेकिन चूंकि चर्चा में एक बात आ गई तो हम इस पे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये हमारे जीवन बिहारी हों और हम जब पॉलिटिक्स की चर्चा ना करें तो ये भी संभव नहीं है, तो इसको हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, कहाँ हम श्राद्ध की और पितृपक्ष की बात कर रहे थे, और वहां पर भी ये बात नहीं, क्योंकि बदलता दौर है सर, हमारे इलाके में भी नेता, मतलब ये देखिए, नेता और आम जनता का जुड़ाव है। पत्रकार क्या होता है, लेकिन पत्रकार क्या होता है, ऐसा है ना, पत्रकार राजा महाराजा है तो, लेकिन एक आदमी, एक नेता, जो राजनेता, जो सत्ता के सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठा था, वो एक सामाजिक दायित्व समझता, तो एक जुड़ाव होता था, उस पर हम चर्चा करेंगे। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक बेचारा फोटोग्राफर था, मामूली फोटोग्राफर था, उसके एक्सीडेंट में डेथ हो गई, और वो रोज सुबह उसकी ड्यूटी थी, उसकी बीट कहते ना, बीट पत्रकार की बीट, उसकी बीट थी चीफ मिनिस्टर ऑफिस। तो रोज सुबह वो शीला जी का फोटो खींचने पहुंचता था। तो ने बोला कह रहे कहाँ है वो, तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो अस्पताल में है, उसका ये हुआ पता। फिर वो आई और उन्होंने कहा कि पता लगा कि उसका तो ये हो गया। तो वो आई, घाट पे आई उसके, और उन्होंने फिर कहा कि उसके बच्चों का बोला कि इसका एडमिशन कहाँ है, क्या क्या, और उन्होंने जो भी फिर मुझे कहा कि तुम कोई प्रपोजल बना करके लाओ, और इसके लिए हम जो भी कुछ हो सकेगा सरकार की तरफ से हम करेंगे।
ये चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। ये चीज़ें आजकल तो बिल्कुल मतलब ये ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपने साहब क्या किया, आपको क्या मिला, ये सोच के ही आज के समय में सारा काम तो होता है। इसमें लेकिन फिर भी इस सब के बीच भी जो एक आपके, आई एम वेरी श्योर कि सब जगह रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला रिश्ता हो गया है, लेकिन आपके पितर के साथ और आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिश्ता हमेशा एक वन वे का ही रहेगा। आप कुछ करें ना करें, आपके पितर का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। तो इसी के साथ हम आज इस चर्चा को विराम देते हैं, अपने पितरों को याद करते हुए, अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए। वो जहाँ भी रहें हमें भी आशीर्वाद देते रहें, हमारे भी समृद्धि के लिए आशीर्वाद देते रहें। धन्यवाद। और आप धन्यवाद। इसी तरह चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम और आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम ला पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।